जादुई छड़ी। एक गांव में आलोकनाथ नाम का गृहस्थ रहता था। उसकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। किस्मत का खेल देखो, उनके बुढ़ापे की लाठी और एकमात्र सहारा बड़ा लड़का भी एक बीमारी में चल बसा। इस दोहरी मार से आलोकनाथ बुरी तरह टूट गए। अकेले रहने पर पूरा घर उन्हें काटने को दौड़ता था। कभी कभी उनकी छोटी बहन सुधा आ जाती, लेकिन उसका भी अपना घर-बार था। जीवन में अपार दुख सहते सहते वे उम्र से अधिक बूढ़े हो चुके थे। अब तो चलते हुए पैर भी लड़खड़ाते थे। सुधा, अब तो चलते हुए भी डर लगता है, कहीं गिर गिरा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहते हैं बुढ़ापे की हड्डियां बहुत कमजोर होती है, एक बार जो गिरा तो भगवान ही उसका मालिक है। भैया, अब तो डंडे का सहारा लेकर ही चला करो, बहुत सावधानी से कदम रखा करो। मेरे ससुर जी एक बार जमीन पर गिरे हुए पानी से फिसल गए तो उठ नहीं पाए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा और कभी ठीक से चल भी नहीं पाए। बहन, मुझे तो बहुत डर लगता है। मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। सुधा की मांग पर पड़ोस के छन्नू ने लाकर आलोक जी को एक डंडा थमा दिया। वे उसी के सहारे चलने लगे। एक दिन सुधा बहन अपने घर चली गई और आलोक बाबू फिर से अकेले रह गए। तन्हाई ने फिर उन्हें दुख के सागर में धकेल दिया। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन वे खेतों पर से घर आ रहे थे। अचानक उनका डंडा डगमगा गया और संतुलन खोने के कारण वे जमीन पर गिर पड़े। उनके मुख से चीख निकल पड़ी। अरे बाप रे, ए भगवान, मेरे कमरा! अरे कोई आओ, कोई आओ! गांव का नौजवान भीम वहां से जा रहा था। वो झट से आया। उसने आलोक काका को सहारा दिया और उठाने का पूरा प्रयास किया। अरे काका, उठिए, खड़े हो जाइए। बेटा, बहुत तेज पीड़ा हो रही है, मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसा लगता है मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई है। भीम ने काका को अपने कंधे पर उठा लिया और घर ले जाकर उन्हें चारपाई पर लिटा दिया। आलोक के काले दुख भरे दिनों की शुरुआत हो गई। अब तो वे खड़े भी नहीं हो सकते थे। पड़ोस की लीला उन्हें देखने आई। अरे आलोक, मैंने तुम्हारे बारे में सुना, बड़ा दुख हुआ। किस जगह पर यह घटना घटी? अरे भौजी, मनसूख के लंगड़ा आम के पेड़ के पास संतुलन बिगड़ गया और मैं गिर गया। बहुत दर्द हो रहा है, अब तो भगवान उठा ले, ये दर्द सहा नहीं जाता। सुधा बहन को बुलवा लो, कह देना भांजे को भी साथ ले आए, सहारा हो जाएगा। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अब तो डंडे का सहारा भी काम नहीं आएगा। 2 दिन बाद सुधा बहन अपने बेटे को लेकर आई। आलोक को वह अस्पताल ले गई। उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन बात नहीं बनी। सुधा की जिद पर आलोक घर पर रहने लगे। सुधा की सास को यह पसंद नहीं आया। अरे बहू, अपने अपाहिज भाई को यहाँ कब तक रखोगी? जिसका दुख है वही झेले, हमें परेशानी नहीं चाहिए। माँ जी, कुछ ही दिनों की बात है, भैया ठीक हो जाएंगे तो अपने घर चले जाएंगे। उनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। यहाँ मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। हमने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। एक बात कान खोल कर सुन लो, जल्द से जल्द इनका दूसरा बंदोबस्त करवा लो, मैं नहीं झेल पाऊंगी। सुधा बेचारी दुखी होकर सोचने लगी। भाई का दुख भी उससे देखा नहीं जा रहा था। एक दिन आलोक के गुरु महाराज कई वर्षों के बाद सुधा के दरवाजे पर आए। गुरुजी वृद्ध हो चुके थे। उनके हाथों में एक छड़ी थी। सुधा और आलोक ने उन्हें पहचान लिया और उनका स्वागत किया। गुरुवर, सादर प्रणाम, क्षमा चाहता हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ। सुधा ने भी गुरुजी के पैर छुए और उन्हें घर के अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। गुरुजी बार बार आलोक की तरफ देख रहे थे। आलोक, क्या तकलीफ है तुम्हें? गुरुवर, मैं एक बार रास्ते में गिर पड़ा था, तब से कूल्हे की हड्डी टूट गई है। ऑपरेशन हुआ, लेकिन चलने लायक नहीं बन सका। अब तो अपाहिज बनकर जिंदगी काटनी पड़ेगी। आलोक, ये लो मेरी छड़ी, इसके सहारे चलने का प्रयास करो, ये तुम्हारी मदद करेगी। गुरुजी, अब तो बैसाखी के सहारे ही चल पाऊंगा। ये छड़ी मेरा सहारा नहीं बन पाएगी, मेरे हाथ का भार सहन नहीं कर पाएगी। आलोक, मेरी बात मानो, ये छड़ी बड़े काम की है, इसे आजमा कर देख लो।
लो हाथ में पकड़ो और उठकर खड़े हो जाओ। गुरुजी ने जैसे ही आलोक के हाथों में छड़ी दी, एक चमत्कार हुआ। उनके शरीर में नई शक्ति का संचार हुआ। गुरुजी, ये सब क्या हो रहा है? गुरुजी मुस्कुराए और आलोक खड़ा हो गया। वे छड़ी के सहारे चलने लग गया। अब वह बड़े आराम से चल रहा था। सुधा यह दृश्य देखकर बहुत खुश हुई और खुशी से चहक उठी। गुरुजी, मैं अब अच्छी तरह से चल पा रहा हूँ। सुधा, देखो मैं चल पा रहा हूँ। मेरा सारा दर्द रफू चक्कर हो गया है। ये गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी, आपकी कृपा से मैं अब जीने की नई राह पा गया हूँ। गुरुजी, ये बताइए, आपने अपनी छड़ी मुझे दे दी, अब आप कैसे चलेंगे? आलोक, मेरे पैर सही सलामत है। कमजोरी है लेकिन चल सकता हूँ। एक गुरु अपने शिष्य का कष्ट नहीं देख पाता। मुझे खुशी है कि तुम्हें कूल्हे की कष्ट से आराम मिल गया। अब किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये चमत्कारी छड़ी है। इसे मेरे गुरु ने मुझे दिया था। एक बार मुझे बुखार हुआ और दोनों पैर कमजोर हो गए। मैं एक कदम भी नहीं चल पाता था। तब गुरु के द्वारा दी गई ये छड़ी चमत्कार दिखाया और मुझे चलना सिखाया। गुरुजी, आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई। अब बताइए, क्या मैं इस छड़ी को आजीवन अपने साथ ही रखूं? आलोक, अभी छड़ी ने तुम्हारा सारा दुख दर्द को दूर कर दिया है। यदि भविष्य में तुम्हें कोई ऐसी ही असहाय व्यक्ति मिल जाता है तो इस जादुई छड़ी को देकर तुम उसका भी दर्द दूर कर सकते हो, उसे भी चलने लायक बना सकते हो। परहित बस जिनके मन माही, तीन वो जग दुर्लभ कुछ नाही। अर्थात जो दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आलोक के गुरुजी उस समय के पश्चात वहां से प्रस्थान कर गए। आलोक भी सामान्य जीवन बिताने लगा। समय बीतता गया। एक दिन उसके गांव में एक दुर्घटना घटी। एक बहुत बड़ा पेड़ अचानक हवा चलने से गिर पड़ा और आलोक के पड़ोसी सरयू प्रसाद, उनकी पत्नी और उनका जवान बेटा तीनों उस पेड़ के नीचे दब गए। सरयू प्रसाद और उनकी पत्नी ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया और किस्मत ने उनके बेटे दिनकर को अकेले इस दुनिया में छोड़ दिया। दिनकर की जान तो बच गई, लेकिन उसके दोनों पैर पेड़ की डाल से दबने के कारण नाकाम हो गए। पैर की नसों में खून का संचार बंद हो गया। दिनकर चलने लायक नहीं रहा। बेटा दिनकर, हमें इस बात का बहुत दुख है कि दुर्भाग्यवश तुम्हारे माता पिता इस दुनिया से चले गए। बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। काका, अब तो मैं अपाहिज हो चुका हूँ। जहाँ भी रहूंगा बोझ बनकर रहूंगा। सारी जिंदगी बोझ बन गई है। बेटा हिम्मत से काम लो, तुम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनोगे। ये लो छड़ी, अब पहले की तरह चलने की कोशिश करो। काका, अब ये संभव नहीं है। संभव है बेटा। दिनकर ने छड़ी को थाम लिया और चमत्कार हुआ। वह बड़े आराम से पहले की तरह चलने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये तो जादू हो गया काका, मैं चलने लगा। अब मैं भाग भी सकता हूँ। आपने मेरी जिंदगी संवार दी। दिनकर भी आलोक का सहारा बन गया। दोनों को एक दूसरे का आधार मिल गया। आलोक ने एक अच्छा रिश्ता देखकर दिनकर की शादी करवा दी। आलोक को दिनकर जैसा योग्य बेटा मिल गया और दिनकर को पिता की छत्र छाया। एक मनोज नाम का व्यक्ति था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब था। कुछ सालों पहले मनोज के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। बहन की शादी का बोझ मनोज के सर पर था। हर रोज गांव वालों के ताने सुन सुनकर मनोज परेशान हो चुका था। इतने पैसे नहीं थे कि वो बहन की शादी करवा सकता। इसीलिए मनोज की माँ ने मनोज से कहा, खेत बेचकर बहन की शादी कर दे। मनोज ने सोचा, गांव वालों के ताने सुनने से अच्छा है खेत बेचकर बहन की शादी कर दूं। मनोज के पिता के पास बहुत कम खेत था। मनोज उसे बेच देता है और बहन की शादी कर देता है। अब मनोज और उसकी माँ की हालत और बुरी हो जाती है। खेत था तो कुछ उगाकर खा लेते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं था। मनोज कुछ काम करना चाहता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। तभी वह पेपर में सरकार की कोई स्कीम देखता है, जिसमें गरीब मजदूरों को अपना काम शुरू करने के लिए लोन पर थोड़े पैसे दिए जा रहे थे। मनोज बहुत परेशान होकर बैठ जाता है। उसका दोस्त रजत वहाँ आता है। अरे भाई मनोज, बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ है? हाँ भाई रजत, क्या बताऊं तुझे? जो भी समस्या है बता मुझे, कहीं मैं तेरी मदद कर पाऊं। मनोज रजत को सारी बातें बताता है। भाई मैं तेरी बात समझ गया। देख, तू कोई ऐसा काम शुरू कर
जिसमें तुझे ज्यादा पैसे ना लगाने पड़े। ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे तो तू लोन कम लेगा और लोन का ब्याज भी बहुत कम होगा, जिससे तू आसानी से चुका पाएगा। बात तो तेरी सही है, मगर क्या करूं? ये भी तो नहीं समझ आता। मेरा एक दोस्त है जो होलसेल रेट पर बोतल बेचता है। मैं उससे कम दाम पर तुझे बोतल दिलवा सकता हूँ और इस पूरे इलाके में एक भी बोतल का दुकान नहीं है। तू बोतल की दुकान खोल ले, बहुत फायदा होगा। कहाँ है तेरा दोस्त का दुकान? यहाँ से तो बहुत दूर है, लेकिन हम बस एक बार वहाँ जाएंगे और बहुत सारे सामान लेकर चले आएंगे। फिर तू उन्हें अपनी दुकान पर बेचना। मनोज मान जाता है और बहुत ही कम ब्याज पर थोड़े से पैसे लोन में ले लेता है और नई बोतल की दुकान खोलता है। धीरे धीरे उसकी दुकान ठीक चलने लगती है। दुकान पर सस्ते से लेकर महंगे तक बहुत प्रकार के रंग बिरंगे बोतल थे। एक दिन एक ग्राहक मनोज की दुकान पर आता है। मेरा नाम समीर सिंह है। मुझे बहुत सारे बोतल चाहिए क्योंकि मैं उन सभी को शादी में आने वाले मेहमान को तोहफे में देना चाहता हूँ। जी साहब, मैं शादी के पहले आपके घर तक सारे बोतल पहुंचा दूंगा। मुझे बहुत ही सुंदर स्टील की बोतल चाहिए और उन सभी बोतलों पर शादी में आए मेहमानों के नाम होने चाहिए। मैं अभी तुम्हें सारे मेहमानों के नाम की सूची दे देता हूँ। ऐसे काम तो मैं कई बार कर चुका हूँ, आपका काम हो जाएगा। 200 बोतल चाहिए और सभी बोतल सुंदर होनी चाहिए। एक भी कम हुआ तो तुम्हारे पैसे काट लूंगा। मनोज इतना बड़ा ऑर्डर पाकर बहुत खुश होता है और काम में जुट जाता है। जैसी बोतल ग्राहक ने चुना था वैसे ही बोतल मनोज मंगवाता है और सभी पर नाम लिखने का काम शुरू करता है। कई दिनों तक लगातार काम करने के बाद वह सारी बोतल नाम के साथ तैयार कर देता है और बक्से में पैक कर देता है। जिस दिन समीर सिंह ने बोतल मंगवाया था, मनोज उसी दिन का इंतजार करने लगता है। एक दिन समीर सिंह खुद मनोज की दुकान पर आता है। मनोज, मेरे ऑर्डर पूरे कर दिए हैं ना या नहीं? जी साहब, सारे बोतल तैयार हैं। आइए, आपको अभी दिखाता हूँ। मनोज ग्राहक को सारी बोतल दिखाता है। ग्राहक मनोज के काम से बहुत प्रभावित होता है और उसे सारे पैसे दे देता है। अच्छा ठीक है, कल ही इन्हें मेरे घर भिजवा दो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जी साहब, बिल्कुल, मैं कल ही इन्हें आपके घर भिजवा देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे काम को पसंद किया। मनोज कल होते ही बोतल के सारे डब्बे तैयार कर देता है। जितने भी ऑर्डर उसके पास आते थे उन्हें मनोज अक्सर ट्रक से भिजवा देता था। सारे डब्बे मनोज ट्रक पर रखवा देता है और ट्रक वाले को पता बता देता है। कुछ घंटों बाद ट्रक वाला रोता हुआ मनोज की दुकान पर पहुंचता है। मनोज भाई, गजब हो गया। अरे क्या हुआ भाई, तुम इतना रो क्यों रहे हो? भाई, मैं कुछ देर के लिए एक जगह ट्रक लगाकर चाय पीने गया था। वापस ट्रक के पास आया तो देखा ट्रक के पीछे का ताला टूटा हुआ था। पूरा सामान चोरी हो चुका था। तुम्हारे जितने बोतल थे वो सब भी चोरी हो गए और मुझे भी कुछ जगहों पर सामान देना था, वो सब भी चोरी हो गया। अरे ये क्या कह रहे हो? अब मैं अपने ग्राहक को क्या जवाब दूंगा? इस तरह तो उनका और मेरा दोनों का बहुत नुकसान हो जाएगा। उन्होंने तो पैसे भी दे दिए हैं और शादी में आने वाले मेहमानों के लिए ये तोहफा था। अब वो क्या करेंगे? मेरी तो पूरी इज्जत चली जाएगी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? ट्रक वाला रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। इधर मनोज बहुत परेशान हो जाता है। अब इतनी जल्दी मैं बोतल कैसे मंगवाऊंगा और उन पर नाम कब लिखूंगा? क्या करूं? ग्राहक को क्या जवाब दूं? उन्होंने सोचा होगा आज मैं सारे बोतल लेकर आ रहा हूं। मनोज उदास होकर सोच ही रहा था, तभी मनोज की दुकान पर एक फटे पुराने कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, अरे ओ बेटा, कुछ खाने को तो दे दो। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, आप अभी जाओ, बाद में आना। क्या परेशानी है बेटा? एक बूढ़ी औरत का पेट भरने से ज्यादा पुण्य का काम और क्या होता है? कुछ तो दे दो बेटा। रुक जाइए, अभी देता हूँ। मनोज घर से जो भी चीज लाया था वो उस बुढ़िया को खिला देता है और थोड़े पैसे भी दे देता है। बेटा, तुमने मुझे भोजन करवाया है, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह जादुई बोतल लो,
इसमें पानी भर लो और पी लो, तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। क्या सच में? हाँ बेटा, जितना कहा है उतना करके देखो। इतना सुनते ही वह बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और चुटकी बजाती है। चुटकी बजाते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। बूढ़ी की जगह पर ढेर सारे फूल आ जाते हैं। मनोज कुछ समझ नहीं पाता और बूढ़ी की दी हुई बोतल से पानी पीता है। उस बोतल से पानी पीकर मनोज को बहुत सुकून मिलता है और दिमाग शांत हो जाता है। वह देखता है थोड़ी ही देर के बाद आदमी उसकी दुकान पर आता है और ढेर सारा डब्बा लेकर आ रहा होता है। क्या आप ही मनोज कुमार हैं? और आपकी दुकान का नाम भोला जी बोतल वाले हैं? जी हाँ, मैं मनोज कुमार हूँ और मेरे ही दुकान का नाम भोला जी बोतल वाले हैं। मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। एक चोर पकड़ाया है, उसने कई लोगों के सामानों को चुराया है। इतने डिब्बे भी उस चोर के पास से मिले हैं। इन डिब्बों पर आपकी दुकान का नाम लिखा था और इसके अंदर ढेर सारे बोतल भी हैं। इसीलिए साहब ने कहा है आपको पूछ कर आने के लिए कि ये आपके दुकान का सामान है कि नहीं। जी हाँ, ये सब मेरे दुकान का सामान है। एक शादी का बड़ा ऑर्डर मिला था, इसे ही भिजवा रहा था, तभी चोर ने ये सब चुरा लिया। ठीक है, आप इन्हें रख लीजिए और कल थाने आकर अपना बयान लिखवा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। वह आदमी मनोज को सारी बोतलों का डिब्बा देकर वापस चला जाता है। मनोज खुद एक गाड़ी बुक करता है और सारे डिब्बों को उस पर रख देता है। गाड़ी में बैठकर समीर सिंह के घर पहुंचता है और उन्हें बोतल देता है। साहब देख लीजिए, आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ, सब ठीक तो है ना? थोड़ा लेट तो कर दिया है तुमने, लेकिन कोई बात नहीं, सही समय पर आए हो। ये लो, थोड़े पैसे और रख लो। मनोज खुशी खुशी ग्राहक के घर सारे डिब्बे पहुंचाकर वापस दुकान पर आता है और मन ही मन बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद कहता है। उनके दिए हुए जादुई बोतल की वजह से आज उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच जाता है।